Income elasticity of demand. If we talk about income elasticity of demand, तो ये क्या है? ये एक मेथड एग्जिस्ट कर रहा है, एक प्रोसेस एग्जिस्ट कर रहा है, जिसके थ्रू हम क्या चेक करते हैं कि आपके पास आपके बिजनेस के प्रोडक्ट की डिमांड में क्या अफेक्ट आएगा, कितना अफेक्ट आएगा ड्यू टू चेंज इन एवरेज इनकम ऑफ कंज्यूमर्स। ठीक है, दो चीजों की बात करिए। इनकम चेंज हो रही है, तो इनकम चेंज होने की वजह से प्रोडक्ट की डिमांड में कितना फर्क, डिफरेंस आपके पास क्रिएट हो। क्योंकि अक्सर आप देखते हैं कंट्री के अंदर क्या होता है, एवरेज इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स या इंक्रीज होती है या रिड्यूस होती है। कभी क्या होता है, कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो रही होती है, कंट्री ग्रोथ की टुवर्ड्स मूव कर रही होती है, तो लोगों की एवरेज इनकम वो बढ़ना शुरू हो जाती है। या कंट्री के इकोनॉमिक कंडीशंस खराब होती हैं, रिसेशन की टुवर्ड्स जा रही है, तो आपके पास अगेन लोगों के पास सोर्सेज ऑफ अर्निंग कम होती है। इट मींस दैट देयर एवरेज इनकम विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। तो ये जो एवरेज इनकम में चेंजेस आ रही है ना, एवरेज इनकम बढ़ रही है या कम हो रही है, इसकी वजह से प्रोडक्ट की डिमांड में क्या इम्पैक्ट आता है, ये हम आइडेंटिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या है? इट मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर गुड यानी प्रोडक्ट टू चेंजेस इन कंज्यूमर इनकम। प्रोडक्ट की डिमांड में कितना फर्क आ रहा है लोगों की एवरेज इनकम चेंज होने की वजह से। अब देखिए, ये जो हम इनकम के अकॉर्डिंग की प्रोडक्ट की डिमांड चेक करते हैं ना, तो यहाँ पे हमारे लिए जरूरी है पहले आइडेंटिफाई करें कि प्रोडक्ट कौन सी नेचर का है, प्रोडक्ट किस कैटेगरी का एग्जिस्ट कर रहा है वो। क्योंकि प्रोडक्ट की अगर हम लोग बात करें तो थ्री डिफरेंट नेचर्स या काइंड्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। वीकेंड से एक आपके पास होती है इंफीरियर गुड, एक होता है आपके पास नॉर्मल गुड, एक होता है आपके पास लग्जरी। लग्जरी गुड मीन्स सबसे हाई क्वालिटी हाई कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आईफोन कैन बी कंसिडर्ड एज अ लग्जरी गुड। नॉर्मल गुड एक एवरेज कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे मोबाइल की इन बिटवीन हम बात करें तो वहां पे आपके पास नॉर्मल गुड के अंदर क्या आ जाएगा, ओप्पो, या यू कैन टॉक अबाउट हुआवे या सैमसंग की ए सीरीज। इसी तरह इंफीरियर गुड वो प्रोडक्ट जिनकी क्वालिटी लोअर साइड पे एग्जिस्ट करती है, जो आपके पास एक लो कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट कंसिडर किए जाते हैं। लाइक हम बात करें मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर्स में ही, तो क्यू मोबाइल, टेक्नो, इन्फिनिक्स, ये फॉल करते हैं अंडर द टाइटल ऑफ इंफीरियर। तो अब हमें पहले आइडेंटिफाई करना है कि हम जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या हम जिस प्रोडक्ट के लिए चेंज इन डिमांड आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं, वो इंफीरियर गुड है, नॉर्मल गुड है या लग्जरी गुड है। क्योंकि यहाँ पे आपके पास डिफरेंट कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट की डिफरेंट रिलेशन की डिमांड एग्जिस्ट करते हैं। अगर मैं बात करूँ नॉर्मल गुड और लग्जरी गुड, तो ये ऐसे पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स हैं जिनका इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशन है। इनकम बढ़ेगी तो इनकी डिमांड में पॉजिटिव चेंज आएगा, इनकम कम होगी तो डिमांड में समहाउ नेगेटिव चेंज क्रिएट होगा। एट द सेम टाइम इंफीरियर गुड्स जो होते हैं इनका इनकम के साथ इनवर्स रिलेशन होता है, अपोजिट रिलेशन एग्जिस्ट करता है। इनकम आपके पास इंक्रीज होगी तो इंफीरियर गुड की डिमांड कम होगी, इनकम आपकी डिक्रीज होगी तो इंफीरियर गुड की डिमांड इंक्रीज होना शुरू होगी। क्योंकि जब इनकम लोगों की कम होती है तो लोग सस्ते ऑप्शन ढूंढते हैं, क्योंकि नीड्स को फुलफिल करनी, रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करनी, बट वहां पे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए वो विलिंग होते हैं, तो एट दैट टाइम इंफीरियर गुड की डिमांड इंक्रीज होना शुरू होती है। तो यही चीज देखें, the relation of the demand of a product to income is dependent on the nature of the product। और कौन कौन सी नेचर है हमने अभी जो देखी है, तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास जो एग्जिस्ट कर रहे हैं वो ये तीन आ गए। ठीक है, इंफीरियर गुड, नॉर्मल गुड और लग्जरी गुड। अब यहाँ पे देखिए, इससे फर्दर इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या आ रही है। नंबर वन वाला ऑप्शन देखते हैं।
if the product is considered as a normal or luxury good. Normal good or luxury good? Let's talk about the clothing good. आपके पास हम लग्जरी गुड्स के अंदर काउंट करें तो आपके पास कैटेगरीज में आते हैं डिवाइस या वी कैन टॉक अबाउट कैमरेज। एक नॉर्मल गुड की बात करें तो आपके पास आउटफिटर्स या ब्रेकआउट आप काउंट कर सकते हैं। इन्फीरियर गुड पे जाओगे तो आप सीधा जेनअप आओगे या और स्पेसिफाई कर देते हैं। आउटफिटर्स, ब्रेकआउट, लेवाइस आप लग्जरी गुड कंसीडर कर लो। जैनम मार्केट आप नॉर्मल गुड कंसीडर कर लो। इन्फीरियर गुड संडे बाजार आ गया। संडे बाजार आप जा रहे हो, वहां से आप कपड़े शॉपिंग करके, तो वो इन्फीरियर गुड की कैटेगरी काउंट होगी। सही। अब then the demand and income will have a positive relation, यानी कि एक चीज इंक्रीज होगी आपके पास तो दूसरी चीज पे भी पॉजिटिव चेंज ही आ रहा हो। लास्ट में इनकम डिक्रीज होगी तो दूसरी चीज भी आपके पास डिमांड डिक्रीज हो रही है। नंबर टू देखें, सेकंड, इफ द प्रोडक्ट इज कंसिडर्ड एज अ इंफीरियर गुड है, देन the demand and income will have inverse relation, यानी कि opposite relation exist कर रहा होगा। It means that if the income of individuals will increase, then the demand of the product will fall. At the same time, if the income of individual will start decreasing, then the demand of product will start increasing. ठीक है भाई? तो अब हमें कैसे पता चलेगा हमारे प्रोडक्ट का डिमांड और इनकम का आपस में स्ट्रॉन्ग रिलेशन है या वीक है? अगेन, इट कैन बी आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ द आंसर ऑफ YED, which can be calculated with the help of this formula। क्या फॉर्मूला है? देखें, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है। आपके पास कितनी परसेंटेज से डिमांड चेंज हो रही है, इंफॉर्मेशन एग्जामिनर ने प्रोवाइड की होगी। डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन कंज्यूमर इनकम, आपकी इनकम कितनी परसेंटेज से चेंज हो रही है वो आपके पास इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की होगी। क्योंकि परसेंटेज चेंज हमें आइडेंटिफाई करना जरूरी, कितनी परसेंटेज से आपके पास इनकम में चेंजेस आई है या डिमांड में चेंजेस आई, तब जाके आप YED, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट कर सकते हो। एंड देखिए, इफ इफ द आंसर ऑफ YED विल बी greater than 1, it means that your product is income इलास्टिक। अगर आपका 1.1 आता है, 1.2 आता है, 1.4 आता है, 1.5 आता है या 3 आता है या 5 आता है, कुछ भी आता है, if your answer will be greater than 1, it means that your product is income elastic। मतलब आपके प्रोडक्ट के अंदर इनकम में चेंजेस आने की वजह से अपोज आपकी डिमांड में मेजर चेंज आएगा। एवरेज इनकम ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीज होगी तो तैयार हो जाएगा, डिमांड में एक मेजर इंक्रीज आएगा। इट मीन्स दैट इस सिचुएशन में क्या करना है, स्ट्रेटजीज, बिजनेस को अपनी सप्लाई इंक्रीज करनी चाहिए, बिजनेस को अपने प्रोडक्ट के अगेंस्ट अवेलेबिलिटी यानी प्लेसमेंट की बात करें उसको इफेक्टिव बनाना चाहिए। एट द सेम टाइम आपको प्रोडक्शन प्रोसेस को मूव करना चाहिए टू एन हायर एंड, लाइक वी कैन टॉक अबाउट बैच प्रोडक्शन टू फ्लो प्रोडक्शन। और अगर आपकी एवरेज इनकम कम होगी, इट मीन्स दैट यू हैव टू वर्क ऑन रिड्यूसिंग कैपेसिटी। कैपेसिटी में रैशनलाइजेशन पे जाएंगे हम। अगर एवरेज इनकम कम हो रही है तो इस सिचुएशन में हम कहाँ जाएंगे, वी विल रिड्यूस द सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट, ताकि हम अननेसेसरी फंड्स, फाइनेंसेस स्टॉक में नहीं लगा के रखें। इसी तरह, इफ योर आंसर विल बी
in between 0.1 to 0.9. It means that your product is income inelastic. यानी कि आपके पास एवरेज इनकम चेंज होगी, लोगों की एवरेज इनकम इंक्रीज हो रही या रिड्यूस हो रही, इससे आपके पास आपके प्रोडक्ट की डिमांड में कोई मेजर चेंज नहीं आए। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? जब हमारा प्रोडक्ट इनलास्टिक है तो हमारा रिस्क ऑफ फेलियर कम है। हमें टेंशन की बात नहीं है कि आपकी एवरेज इनकम कम हो या रिड्यूस हो, आपकी डिमांड में मेजर इम्पैक्ट क्रिएट होगा, बट स्टिल इनकम इन इलास्टिक की सिचुएशन के अंदर बिजनेस ने क्या करना चाहिए? बिजनेस ने अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट कैटेगरीज के लिए अवेलेबल करना चाहिए। अपने प्रोडक्ट को मूव करें। अगर नॉर्मल गुड है तो एक लग्जरी गुड प्रोडक्ट भी अवेलेबल करें। अगर एक लग्जरी गुड आप ऑफर कर रहे हैं तो एक नॉर्मल गुड कैटेगरी भी आप ऑफर करें अपने पास से। ये देखिए, मैंने कंडीशंस आपको किसकी बताई है? ये कंडीशंस मैंने बताई है आपको फॉर नॉर्मल गुड। एट द सेम टाइम, अगर आपका बिजनेस मैन्युफैक्चर करता है इंफीरियर गुड, तो यहाँ पे जो भी आपका पी वाई डी का आंसर आएगा, इट विल बी विद नेगेटिव साइन। सही, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, अपोजिट रिलेशन है, तो इनकम बढ़ेगी तो आपके पास डिमांड में नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, इनकम कम होगी तो डिमांड में पॉजिटिव चेंज आएगा, तो आपका माइनस में ही आंसर आता है। ठीक है, लेकिन सिचुएशन वही है सेम। इफ योर आंसर विल बी ग्रेटर देन वन, वही सेम चीज है, आपका प्रोडक्ट क्या है? इनकम इलास्टिक। इसी तरह इफ द आंसर विल बी जीरो इन बिटवीन 0.1 टू 0.9, इट मीन्स दैट प्रोडक्ट इज इनकम इन इलास्टिक। सही है। अब यहाँ पे स्ट्रैटेजीज क्या होगी? अब स्ट्रैटेजीज हमें नहीं समझनी। आंसर में तो कोई चेंजेस नहीं है, इलास्टिक वही है, इन इलास्टिक वैसे ही कैटेगरी में एग्जिस्ट कर रहा है, वेरिएशन वही सेम है, बट हमारी स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए? तो देखें, अगर हमारा प्रोडक्ट इलास्टिक है और हम इंफीरियर गुड, और इंफीरियर गुड में ज्यादातर प्रोडक्ट्स आपके इलास्टिक ही होते हैं, इलास्टिक हो इंफीरियर गुड, ये बहुत रेयर सिचुएशन है। वरना जब भी आप इंफीरियर गुड मैन्युफैक्चर करोगे आपका प्रोडक्ट इलास्टिक हो। तो अब हमें क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है? सिंपल, बिजनेस शुड स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग अ नॉर्मल गुड, अ नॉर्मल कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट। तो जब नॉर्मल कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट हम लोग प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे तो वहां पे क्या होगा? लोगों की एवरेज इनकम इंक्रीज होगी, तब भी वो क्या करेंगे? हमारे ही ब्रांड का प्रोडक्ट परचेज करेंगे, क्योंकि इंफीरियर गुड कैटेगरी में हमारा प्रोडक्ट उनकी रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई कर रहा था। इट मींस दैट इफ वी विल मैन्युफैक्चर नॉर्मल कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट एंड द एवरेज इनकम ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीजेस, तो वो क्या करेंगे? अगेन दे विल मूव टूवर्ड्स अ नॉर्मल कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट बट टूवर्ड्स आवर ब्रांड, तो वो हमारे ही बिजनेस से परचेज करेंगे। एक स्ट्रैटेजी तो ये होगी, बिजनेस शुड स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग नॉर्मल गुड। इसके अलावा क्या करें? नंबर टू, जब आपकी एवरेज इनकम इंक्रीज हो ना, तो सिचुएशन के अंदर बिजनेस को चाहिए टू एडवर्टाइज इट्स प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू डेवलप द परसेप्शन दैट दे ऑफर अ नॉर्मल कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, समझ रहे हैं? हमने एडवर्टाइजमेंट करना शुरू कर दी जहां पे हम क्वालिटी को एम्फेसाइज कर रहे हैं, हम हाईलाइट कर रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट हाई क्वालिटी का है, हमारा प्रोडक्ट आपकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है, यानी कि हमने उसकी यूजफुलनेस बताना शुरू कर दी। वी आर टॉकिंग अबाउट इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजमेंट। तो हम मैक्सिमम इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजमेंट करेंगे ना, उस सिचुएशन में क्या होगा? आपके पास आपके प्रोडक्ट को लोग छोड़ेंगे नहीं, स्टिल उसी प्रोडक्ट को कंटिन्यू करना प्रेफर करेंगे। तीसरा ऑप्शन, इसी प्रोडक्ट को आप बेटर क्वालिटी में अवेलेबल करते हैं। तो ये तीनों स्ट्रैटेजीज क्या है आपके पास है जो बिजनेस इंफीरियर गुड में इलास्टिक की सिचुएशन में यूज करें। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पास पेपर का, ताकि हमारे पास थोड़ी कैलकुलेशन और इफेक्टिव हो। तो देखिए, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ अक्टूबर नवंबर 2024, पेपर 3 वेरिएंट 3। अब इधर है ये क्वेश्चन नंबर 3A। रेफर टू लाइन 29।
कैलकुलेट द फोरकास्ट चेंज इन सेल्स, यानी क्वांटिटी सेल्स की बात कर रहा है। फॉर पे एज यू गो फिट क्लासेस, इफ एवरेज इनकम डिक्रीजेस बाय 6%, बोला एवरेज इनकम 6% से कम हो रही है, लोग 6% से रिड्यूस हो रही है, तो आपके पास फोरकास्ट सेल्स में क्या इम्पैक्ट आएगा। लाइन नंबर 29 को गो थ्रू करना है, तो हम देखें। ये केस स्टडी से मैंने इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर ली है, अ पैराग्राफ विद द नेम ऑफ कोऑर्डिनेटेड मार्केटिंग स्ट्रेटजी। और इसमें देखें ये 20 लिखा हुआ है, ये 25 लिखा है, तो ये लाइन नंबर होते हैं। तो वी हैव टू गो थ्रू लाइन नंबर 29। तो देखें कहाँ पे होगी हमारे पास, ये होगी लाइन नंबर 29। तो क्या बोला है, रोजा एस्टिमेट्स इनकम इलास्टिक ऑफ डिमांड फॉर पे एज यू गो फिटनेस क्लास इज 2.5। यानी कि एग्जामिनर ने क्या करा है, सवाल को हमें थोड़ा सा घुमा के दे दिया है। फॉर्मूला क्या होता है, पहले फॉर्मूला लिखता हूं फिर समझाता हूँ। वाई डी इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन एवरेज इनकम। सही बात है। तो देखिए यहाँ पे उसने ये 2.5 की बात कर रहा है ना, ये डायरेक्टली उसने हमें वाई ए डी प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, इट मीन्स दैट आपके पास हमें वाई ई डी कैलकुलेट नहीं करना, अब हमें क्या करना है, क्वांटिटी डिमांडेड कैलकुलेट करनी है। अच्छा, इसी तरह क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, एवरेज इनकम ऑफ इंडिविजुअल, लो ही ऑन एवरेज इनकम क्या हो रही है, 6% से कम हो रही है। तो देखें फॉर्मूले में हमने क्वांटिटी डिमांडेड को एक्स कर दिया, और यहाँ पे हमने 6% मेंशन कर दिया। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है। सिंपल मैथमेटिक्स हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे 6% क्या हो रहा है आपके पास, डिवाइड हो रहा है, तो वहां आगे क्या हो जाएगा आपके पास, स्ट्रेट अवे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इट मीन्स दैट 2.5 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड। तो जैसे ही हमने मल्टीप्लाई करा तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 15%। इट मीन्स दैट 15% से हमारे पास क्वांटिटी डिमांड चेंज होगी। बिल्कुल बेसिक सवाल था, तो अभी देखो 2 मार्क्स दे रहे। लेट्स मूव टूवर्ड्स प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इट मीन्स दैट एक रिलेशन ऑफ डिमांड विथ प्रमोशनल स्पेंडिंग, यानी कि बिजनेस कितना एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करता है और उससे डिमांड में क्या इम्पैक्ट होता है। बिजनेस कितना प्रमोशंस पे खर्चा करता है, उससे डिमांड में क्या फर्क आता है। क्योंकि हमें डिसीजन आउट करना है कि शुड वी इंक्रीज और एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग बजट और नॉट। हमें ज्यादा खर्चा करना चाहिए मार्केटिंग में या नहीं, पहले हम रिलेशन तो देखें, पता चला हम स्पेंडिंग कर रहे हैं, डिमांड में कोई फर्क नहीं आ रहा, इन फैक्टिव डिसीजन होगा। तो बिजनेस क्या करता है, बिफोर डिसाइडिंग देयर मार्केटिंग बजट, वो क्या करते हैं, वो अपने पास से प्रमोशनल इलास्टिसिटी और डिमांड को आइडेंटिफाई करते हैं, ताकि देख सकें कि प्रमोशनल स्पेंडिंग से उनकी डिमांड में कितना चेंज आएगा, मेजर आएगा माइनर आएगा, फायदा भी है या नहीं है कुछ। ठीक है, तो देखें डेफिनेशन क्या है, इट मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस of a product's demand to change in the amount spent on its promotion। प्रमोशन पे कितना खर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हर प्रोडक्ट प्रमोशनल स्पेंडिंग के ऊपर रिलाय या बेस नहीं कर रहा होता। जैसे इफ यू टॉक अबाउट मेडिसिन, आप देखते हो पैराडॉल की एडवर्टाइजमेंट आती है अक्सर, तो वो पैराडॉल की एडवर्टाइजमेट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इनका प्रोडक्ट प्रमोशन इलास्टिक है। प्रमोशन की पैराडॉल की एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो लोग क्या करेंगे, ऐड देख कर फौरन से बहुत सारी पैराडॉल्स परचेज करना शुरू कर देंगे। नहीं, दैट प्रोडक्ट इज परचेज अकॉर्डिंग टू द नीड, जब जरूरत होगी तभी आप उसको परचेज करते हो, तभी आप उसके अकॉर्डिंगली डिमांड में वेरिएशन आते हो। जब उस प्रोडक्ट की जरूरत ही नहीं है, हम जितनी भी एडवर्टाइजमेंट करें, डिमांड में कोई मेजर चेंज नहीं आएगा।
तो हमें वही चीज आइडेंटिफाई करनी कि हमारा प्रोडक्ट प्रमोशनल इलास्टिक है, इट मींस दैट माइनर स्पेंडिंग इन ऑन प्रमोशन एक्टिविटीज बिजनेस की डिमांड में मेजर चेंज लाता है या लोअर साइड पे, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए, प्रमोशनल स्पेंडिंग और डिमांड का आपस में पॉजिटिव रिलेशन है। कभी ऐसा होता नहीं है कि हम टीवी में ऐड चलाएं, डिमांड बढ़ने के बजाय कम हो जाए। हाँ, एक तरीका है कि अगर हम एडवर्टाइजमेंट कैंपेन ऐसी बना लें, like if we will use Nasir Khan Jan or any relevant actor in our advertisement campaign, तो आपकी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने के बजाय कम हो जाएगी। इवन यू विल बी स्पेंडिंग मोर फाइनेंशियल अमाउंट ऑन प्रमोशनल एक्टिविटीज। स्टिल नेगेटिव सिचुएशन की, बट वो रेयर सिचुएशन है, यूजुअली होता नहीं है ऐसा। होता क्या है, आप टीवी में ऐड चलाते हैं, प्रमोशन स्पेंडिंग करते हैं, बैनर्स लगाते हैं, वहां पे क्या होता है, उसकी वजह से डिमांड और प्रोडक्ट इंक्रीज होती है। दैट्स व्हाई पेप्सी में देखते हो आप कितनी ज्यादा फ्रीक्वेंटली एडवर्टाइजमेंट करता है। आप देखते हो कि सर्फ एक्सेल की इतनी फ्रीक्वेंटली एडवर्टाइजमेंट क्यों आती है। आप देखते हो कि रमजान के अंदर रूह अफ़ज़ा क्यों एडवर्टाइजमेंट करते हैं, क्योंकि इन दैट मंथ उनका प्रोडक्ट प्रमोशनल इलास्टिक हो जाता है। तो वो हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारा प्रोडक्ट प्रमोशनल इलास्टिक है या नहीं। अगेन, इट कैन बी आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। एडी सेम वही है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्रमोशन स्पेंडिंग। और इसके आगे कहानी क्या लिखी है, द रिलेशन ऑफ डिमांड फॉर प्रोडक्ट टू प्रमोशन स्पेंडिंग हैज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। इट मींस दैट प्रमोशनल स्पेंडिंग हमने इंक्रीज करी तो डिमांड पे भी पॉजिटिव चेंज आए, प्रमोशन स्पेंडिंग हमने डिक्रीज करी तो डिमांड पे भी नेगेटिव चेंज आए। This means that if the business is spending finances on promotional spending of a product, then it creates a positive impact on its demand. Demand with positive impact created. Again, if your answer will be greater than, तो आपका प्रोडक्ट क्या है? It means that your product is promotional elastic. And if your answer is in between 0.1 to 0.9, it means that your product is promotional inelastic. Strategies, promotional elastic हुआ तो हमारे लिए फायदा है, प्रमोशनल एक्टिविटी से स्पेंडिंग करनी चाहिए। हम इंक्रीज करेंगे अपनी प्रमोशनल स्पेंडिंग ताकि हमारी डिमांड इंक्रीज हो, हम अर्न करें ज्यादा, डिमांड इंक्रीज हो, हम मैक्सिमम मार्केट शेयर पे मूव करें। एंड अगेन, अगर हमारा प्रोडक्ट प्रमोशनल इन इलास्टिक है तो आपको कोई ऐसा एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं है, बहुत हाई स्केल पे एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं है। देखते हो ना, एप्पल कंपनी पाकिस्तान में तो है ही नहीं, ग्लोबली इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंटली एडवर्टाइजमेंट नहीं करते क्योंकि उनका प्रोडक्ट प्रमोशनल इन इलास्टिक है। वो वन से है, जब प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तब अपने पास एक मेगा इवेंट करते हैं, उसी टाइम पे एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उसके बाद फिर थ्रू आउट ईयर एडवर्टाइजमेंट करना छोड़ देते हैं, माइनर लेवल पे एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता है प्रमोशन करें या ना करें उनकी डिमांड में कोई मेजर चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इट इज मई जून 2025, पेपर 3 वेरिएंट 3। इन दिस क्वेश्चन देखें एग्जामिनर क्या बोल रहा है। यूज द डेटा इन टेबल 1.1 एंड टेबल 1.2। ये हमने एक्सट्रैक्ट करा हुआ है 1.1 एंड 1.2। अज्यूम नो अदर चेंजेस, बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं आ रहे। कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रेवेन्यू फॉर द ईयर एंडिंग 2026 अप्रैल, यानी कि हमें जो 2026 में वर्किंग करनी है तो इट शुड बी डन ऑन 2025। डेटा हम लोग ये वाला यूज कर लेंगे। देखते हैं भैया, if WCP increases promotional spending from 2.5 million to 3 million, 2.5 से 3 मिलियन पे वो इंक्रीज करते प्रमोशनल स्पेंडिंग, तो उसकी वजह से हमारे पास एक्सपेक्टेड रेवेन्यू यानी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या फर्क आ रहा है। टेबल 1.1 में देखते हैं क्या गिवन है, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, प्रमोशनल इलास्टिसिटी, यानी कि अगेन सेम सिचुएशन क्या,
फॉर्मूला लिखते हैं फिर समझते हैं। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्रोमोशनल स्पेंडिंग। सही भाई। तो देखिए एग्जामिनर ने क्या दिया हुआ है, एग्जामिनर ने डायरेक्टली एईडी हमें प्रोवाइड कर दिया है, ये ना 0.7। क्वांटिटी डिमांडेड हमें कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन मार्क लिख देता हूँ। और प्रमोशनल स्पेंडिंग के लिए हम वर्किंग करते हैं, क्योंकि उसने प्रमोशनल चेंज के बारे में हमें बता दिया कि प्रमोशनल स्पेंडिंग वो 2.5 मिलियन से 3 मिलियन पे ले जा रहा है। तो देखिए परसेंटेज चेंज इन प्रमोशनल स्पेंडिंग क्या फॉर्मूला आएगा, न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड मल्टीप्लाइड बाय 100 फॉर परसेंटेज। तो न्यू प्रमोशनल स्पेंडिंग कितनी है 3 मिलियन, ओल्ड कितनी है 2.5 मिलियन, डिवाइड बाय 2.5 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो देखिए हमारे पास कितना परसेंट आ रहा है, 20% आ रहा है। पॉजिटिव, इट मींस दैट प्रमोशनल स्पेंडिंग इंक्रीज हुई है। तो देखिए हम वापस से प्रमोशनल स्पेंडिंग के फॉर्मूला में आते हैं। प्रमोशनल स्पेंडिंग कितना है 20% है। क्या प्रैक्टिस होगी फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली, ये वैल्यू वहां आके क्या होगी मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि अभी डिवाइड हो रही है। तो हमने क्या करा 0.7 मल्टीप्लाई बाय 20% इक्वल्स टू 14%। तो ये क्या हुआ हमारे पास, ये हमारे पास ए ई डी आ गया, ओ सॉरी ए डी बोल रहा हूँ, ये आ गया हमारे पास परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड।